वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूज ऑफ पीपीई एंड इट्स स्टोरेज। पीपीई का इस्तेमाल और उसका स्टोरेज। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का मतलब होता है आपकी किसी एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स। उसे हम लोग कहते हैं पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एक्चुअली अगर हायरार्की ऑफ कंट्रोल में देखें तो ये सबसे लास्ट एलिमेंट है। पीपीई को इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि ये सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए या सबसे आखिरी विकल्प होता है। लेकिन इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक अपना कहा जा सकता है एक अपना बेनिफिट है। और ये जिस तरह से उसका, जैसे उसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव, पर्सनल मतलब किसी भी आदमी की निजी सुरक्षा के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये देखते हैं कुछ कॉमन टाइप ऑफ पीपीज। तो सामान्य रूप से पीपीई किस तरह की होती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। करेक्ट। कॉमन टाइप्स ऑफ पीपीई इंक्लूड दी फॉलोइंग। क्या क्या चीजें होती हैं पीपीई के अंदर। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो सबसे पहला आता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन। अब आई और फेस प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो आई और फेस प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी स्लाइड शील्ड, फेस शील्ड, फिर लेजर और वेल्डिंग वाले जो यूज करते हैं वो शील्ड। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपकी आंखों को और आपके फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। आई एंड फेस प्रोटेक्शन। आई और फेस प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? सबसे पहले कॉमन टाइप ऑफ पीपीईज में जब हम लोग ये कॉमन मतलब इन जनरल यूज होने वाली जो पीपीई है इसका इम्पोर्टेंस समझिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो इसके इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है अरे यार ये तो बोझ है और ये बढ़िया जबरदस्ती हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आई और फेस प्रोटेक्शन देखिए, आई और फेस प्रोटेक्शन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो समझिए पहले। आई और फेस प्रोटेक्शन वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे या तो कुछ कण उछल रहे हो, मतलब अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके अंदर डस्टिंग हो रही हो तो वहां पे आपको आई और फेस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। आई प्रोटेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए आई जो है वो बड़ा डेलिकेट एरिया है। वहां पे अगर एक छोटा सा अगर जैसे बाल भी अगर अटक जाता है तो हमें कैसे आंखों में इरिटेशन होने लगता है। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई चिंगारी या कोई डस्ट पार्टिकल अगर आपकी आंखों में चला जाए तो कितना नुकसान होगा। इसी तरह से अगर आप केमिकल के साथ में काम कर रहे हैं तो अगर पानी अगर आंख में चला जाए या केमिकल अगर आंख में चला जाए तो कितना नुकसान होगा। तो आई बहुत सेंसिटिव चीज होती है, इसीलिए हमें आई प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। अब आई प्रोटेक्शन जो है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सेफ्टी ग्लासेस। अब सेफ्टी ग्लासेस जो है वो केवल आपके आई के चारों तरफ, मतलब आपकी आंख को बचाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले होते हैं, जो कि होते हैं ना एकदम स्लीक से, जैसे आपके हीरो वाले गॉगल्स होते हैं उस तरह से, इन्हें कहते हैं सेफ्टी गॉगल्स। इसके बाद में आता है सेफ्टी मतलब सेफ्टी ग्लासेस, उसके बाद में आता है सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स जो है वो भी दो तरह से आते हैं। एक आते हैं जो कि पूरी आई को कवर करते हैं और साथ में उसके साइड में, और ये पूरी पुतली को कवर करने के लिए, आंखों को कवर करने के लिए साइड में भी जाली होती है ताकि कोई चीज उसके अंदर जा ना सके। सेफ्टी गॉगल्स ये वैसे भी आते हैं, केमिकल स्प्लैश के लिए भी यूज किए जाते हैं, जिससे चारों तरफ से आंखों को अंदर वो वैक्यूम जैसा सील हो जाता है जिससे आपके आंखों के ऊपर स्प्लैश ना पड़े, इसलिए। और इसके साथ साथ में आती है, उसके बाद आती है फेस शील्ड। अब फेस शील्ड का इस्तेमाल तो जो परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से सबको पता चल गया होगा। फेस शील्ड बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपको कोई छींटे ना आ जाए आपके ऊपर तो उसके लिए मेनली फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फेस शील्ड भी बहुत अलग अलग तरह की आती है। कई फेस शील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि इम्पैक्ट को रोकती हैं, मतलब जैसे कोई चीज अगर आपके ऊपर छटक के आई, कोई पार्टिकल, जैसे ग्राइंडिंग अगर कर रहे हैं तो उसकी फेस शील्ड अलग होती है, केमिकल अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उसकी फेस शील्ड अलग होती है। अलग अलग ग्रेड की फेस शील्ड्स आती हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल भी है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेजर या वेल्डिंग करते समय जो शील्ड यूज करते हैं वो काले कलर का ग्लास होता है। जब आप स्पार्क मारते हैं तो सिर्फ आपको वो रेखा दिखाई देती है कि भी हाँ ये लाइट हो रही है, और वो सीधी लाइन में जा रही नहीं जा रही, उसका हॉटस्पॉट जैसा दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। सो दैट इज वेल्डिंग का फेस शील्ड। अब ये सारी चीजें जो है आई और फेस प्रोटेक्शन के लिए जो इस्तेमाल में लाने वाली हैं, ये सारी चीजों का महत्व ये है कि वो आपके आईज को और आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है। अब जरूरी नहीं है कि आप हर समय लगाएं, जरूरी नहीं है कि आप हर समय इस्तेमाल करें, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप काम कर रहे हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार मैंने देखा जैसे वेल्डर है वो या ग्राइंडर है वो ग्राइंडिंग कर रहा है, वो एक हेल्पर को लेके कर रहा है, तो उसने तो पहना हुआ है लेकिन आपके हेल्पर ने चश्मा नहीं पहना है, तो क्या होगा जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं पता चला अब पार्टिकल ये थोड़ी पूछ के आएगा, नहीं जो भाई जो ग्राइंड कर रहा है ना मैं उसी की आंख में जाऊंगा, सामने वाली की आंख में नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि किस आदमी को पहनना है, किसको नहीं पहनना है, दोनों को पहनना है इस परिस्थिति में। हाँ, लेकिन बाई स्टैंडर्ड जैसे अगर आप दूर खड़े हैं और वो भी खास करके जब आप देख रहे हैं कि स्पार्क कितना लंबा उछलता है, तो आपको उस डिस्टेंस पे अगर आप इतना दूर अगर खड़े हैं तो आपको पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं नहीं ये पहनिए पहनिए पहनिए। तो ये बोझा ना बनाइए, उसे समझिए कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, उसके हिसाब से आपको ये पहनना है। खास करके जैसे सेफ्टी गॉगल्स होते हैं जो कि केमिकल स्प्लैश के दौरान आपको प्रोटेक्शन देते हैं आईज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत लोगों की आंखों में देखा है इरिटेशन होने लगता है, लाल होने लगती है, पाउडर हैंडल कर रहे हैं चश्मा नहीं लगाया। अरे बाबा, जब आप बोरी उठा रहे हैं या अगर आप पाउडर हैंडलिंग कर रहे हैं या कोई भी केमिकल का हैंडलिंग कर रहे हैं तो आप गॉगल्स लगा के रखिए, ताकि आपकी आंखों के अंदर कम से कम वो जो डस्ट है, फाइन डस्ट है, वो ना जाए, ताकि आपकी आंखों को वो फर्दर डैमेज ना करे। इसके बाद में आता है हैंड प्रोटेक्शन। अब हैंड प्रोटेक्शन में दो तरह की चीजें आती है, एक आता है ग्लव्स और एक आता है बैरियर क्रीम्स। तो हैंड ग्लव्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्रीम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, क्रीम जो है वो यूजुअली इस्तेमाल होती है जैसे आपको कहीं ग्रिप बनानी हो और उसके लिए कुछ ग्रिप वाली क्रीम्स आती हैं, कुछ ऐसी क्रीम ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको लुब्रिकेशन का जरूरत है, जहाँ पे आपका हाथ आपको फ्री रखने, उसके लिए क्रीम लगाई जाती है। फायर के अंदर जहाँ भट्टी जैसे एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्किन ना जल जाए, उसके लिए क्रीम आती है। वेल्डिंग जो लोग कर रहे हैं कई बार ऐसे एरिया में होते हैं जैसे एक्सट्रीम हीट एरिया है, तो वहां पे बैरियर क्रीम लगाई जाती है और ग्लव्स भी पहने जाते हैं। ग्लव्स अलग अलग तरह के आते हैं, नॉर्मल ग्रिप ग्लव्स आते हैं, कट लेवल ग्लव्स आते हैं जो आपको कट मतलब आपके हाथ में चोट लगने से आपको बचा सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के ग्लव्स हैं। तो हैंड ग्लव्स भी अलग अलग तरह के हैं। अब हैंड ग्लव का इस्तेमाल भी कहाँ करना है? अगर आप रोटेटिंग पार्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव पहन के काम नहीं करना चाहिए। ये क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि रोटेटिंग पार्ट के अंदर अगर ग्लव फंस गया तो क्या होगा, आपके हाथ के साथ में वो घुमाना शुरू कर देगा आपको। इसीलिए रोटेटिंग पार्ट के ऊपर कभी भी ग्लव्स नहीं पहनने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपका रोटेटिंग पार्ट जो है वो मैनुअली ऑपरेटेड है कि आपके ही कंट्रोल में है, तब आपको ग्लव पहनना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो ग्लव है ये आपको किन चीजों से बचाता है? जैसे कोई शार्प एज आ गई तो उसके ऊपर अगर आपका हाथ घिस गया तो उससे वो आपको बचा सकता है। इसके साथ साथ में इसके बाद में आता है थर्ड प्रोटेक्शन आता है, वो आता है हेड प्रोटेक्शन। अब हेड प्रोटेक्शन जो है वो अलग अलग तरह से आता है। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जैसे हार्ड हैट हो गई, बम्प कैप हो गई और नॉर्मल वेंटिलेटेड हेलमेट्स। आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह के हेलमेट्स आने लगे हैं। तो ये हेलमेट्स का ना एक पर्पस था, हर हेलमेट का एक पर्पस होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन हेलमेट्स होते हैं वो हार्ड हैट्स होती हैं। क्यों? वो आपको किससे बचाता है? ऊपर से अगर कोई चीज गिरने वाली है तो उसको बचाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हार्ड हैट का, अगर ऊपर से कोई चीज गिरने वाली है तो। लेकिन कई साइट्स मैंने ऐसी देखी जहां पे ऊपर से कुछ गिरने वाला नहीं है लेकिन फिर भी लोग हार्ड हैट लगा के घूम रहे हैं। अरे भैया, क्यों घूम रहे हो? अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो ये बोझा बन जाएगा। लेकिन आपको इस्तेमाल कहाँ करना है? अब ये दो तरह से काम में आता है। जैसे आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे गिरने की संभावनाएं हैं तो वहां हार्ड हैट पहनना जरूरी है, वहां आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको आप हाइट पे चढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे आपको हार्ड हैट पहनना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि कुछ ऊपर से गिर गया तो कुछ आ गया है तो
तो इसीलिए हार्ड हैट पहनना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ में जब आप किसी नॉर्मल फैसिलिटी में ग्राउंड लेवल पे ही काम कर रहे हैं तो आपको बम्प कैप लगानी चाहिए। बम्प कैप मतलब जैसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल हेलमेट अब आने लगे, लेकिन साथ साथ में वो लोग पहले बम्प कैप यूज करते थे कि ज्यादातर क्या होता था उनका सर जो है टकरा जाता था, तो वो टकराए तो चोट ना लगे इसलिए बम्प कैप यूज करते थे। वो थोड़ी नरम होती है, हल्के प्लास्टिक की होती है, लेकिन वो शॉक एब्जॉर्बिंग होती है, तो उसका मेन पर्पज ये है कि वो शॉक एब्जॉर्ब करती है। और इसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं हार्ड हैट के या हेलमेट के। हेलमेट में जो अंदर की साइड में लगता है वो शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। चिन स्ट्रैप कहाँ लगाना चाहिए? चिन स्ट्रैप लगाना चाहिए जहाँ पे हवा हो। अगर हवा ज्यादा चल रही है तो आपको चिन स्ट्रैप लगाना जरूरी है, वरना ये उड़ जाएगी ना, तो इसीलिए चिन स्ट्रैप का ये इंपॉर्टेंस है। और मेनली ये प्रोटेक्शन भी देता है कि अगर आप चिन स्ट्रैप अगर आपने लगाया है तो आप प्रॉपर उसे अलाइन करके रख सकते हैं और हेलमेट को पोजीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है हार्ड हैट मतलब हेड प्रोटेक्शन में जो सेफ्टी हेलमेट आता है उसमें, और जो आपका व्हीकल पे जो आप ड्राइव करते हुए हेलमेट पहनते हैं उसमें। ये दोनों हेलमेट अलग अलग हैं। एक को हार्ड हैट कहा जाता है और एक को क्रैश हेलमेट कहा जाता है। क्रैश हेलमेट का पर्पस ये होता है जब आप गिरते हैं तो वो सर से आपको इम्पैक्ट से बचाता है, लेकिन ये हार्ड हैट जो होता है इसके ऊपर चीजें गिरती हैं। देखिए दोनों चीजें अलग है। एक हेलमेट ऐसा है क्रैश हेलमेट जिसको आप पहन के गिरते हैं तो वो आपको चोट से बचाता है, और दूसरा है अगर कोई चीज ऊपर आपके गिर रही है तो उससे आपको बचाता है। सो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसे कंफ्यूज मत करिए। और कई लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अरे हमने हेलमेट पहना तो है, अरे भैया लेकिन कौन सा पहना है वो देख लो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आता है ईयर प्रोटेक्शन। अब ईयर प्रोटेक्शन में भी दो लेवल है। एक आता है जो कि ईयर के अंदर लगते हैं, उन्हें कहते हैं ईयर प्लग्स, और एक आता है जिसके जो ईयर्स के ऊपर लगते हैं उन्हें कहते हैं ईयर मफ्स। जो बोलते हैं ना है अपने, अब आजकल तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि हेडफोन्स जो आते हैं तो दो अलग अलग तरह के हेडफोन्स आते हैं, एक अंदर लगने वाले तो उन्हें कहते हैं ईयर प्लग्स, और जो ऊपर लगाने वाले बड़े से आते हैं जो कान को ढक लेता है पूरे कान को, उसे कहते हैं ईयर मफ। सो ये दोनों के पर्पस अलग अलग है, लेकिन जब हम लोग सेफ्टी एस्पेक्ट से देखते हैं तो सेफ्टी एस्पेक्ट के अंदर ये दोनों के फंक्शन अलग अलग है। ईयर प्लग्स जो हैं वो यूजुअली 10 से 15 डेसिबल तक नॉइज लेवल को रिडक्शन करते हैं, और ईयर मफ्स जो हैं वो भी 5 से 10 के बीच में करते हैं। अब इन दोनों को जब आप लगाते हैं तो आपका जो सेफ्टी फैक्टर जो बनता है वो 20 से 25 डीबी तक का वैल्यू बनता है। अब ईयर प्लग अगर आपने अकेला ईयर प्लग लगाया है तो वो 15 डेसिबल तक आपकी आवाज को घटा सकता है। मतलब अगर आपको 100 डेसिबल की आवाज अगर है तो वो आपको अराउंड 85 के आसपास सुनाई देगी, करेक्ट, लेकिन सुनाई देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलते हैं ना नॉइज कैंसिलेशन, ये नॉइज कैंसिलेशन नहीं है। और उसके नॉइज कैंसिलेशन के लिए कई लोगों ने नया इलाज निकाला है कि अभी ईयर प्लग लगा लेते हैं, वो म्यूजिकल ईयर प्लग। म्यूजिकल ईयर प्लग और जो सेफ्टी के ईयर प्लग होते हैं उनमें बहुत फर्क है। सेफ्टी के ईयर प्लग जो हैं वो दो तरह से आते हैं। एक आते हैं रीयूजेबल टाइप, मतलब आप उनको दोबारा धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक होते हैं यूज एंड थ्रो टाइप। तो यूज एंड थ्रो टाइप जो है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और ज्यादातर प्रेफर आपको ये वही करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप कान में डालते हैं, या हमेशा ये चीजें अपनी इन पर्सनल होनी चाहिए। सेफ्टी ग्लासेस हो या सेफ्टी का कोई भी इक्विपमेंट है, आपका हेलमेट है, आपका आई प्रोटेक्शन है, आपका हेड प्रोटेक्शन है, ये सब चीजें आपकी पर्सनल होती हैं। तो इन्हें क्योंकि ये आपके बॉडी पार्ट के साथ में लगा हुआ है तो आप अपने हिसाब से उसको सेफ करके रखिए। ईयर प्लग्स के बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो ईयर प्लग जो है वो कान के अंदर आप जो लगाते हैं उसे स्क्वीज करके प्रॉपर अलाइन करके लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना वो प्रॉपरली अगर बैठेगा नहीं तो जो उसको जितना नॉइज रिडक्शन देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। और साथ साथ में अगर आपको रिडक्शन 20 से 25 डेसिबल का चाहिए तब आप ईयर प्लग और ईयर मफ दोनों का इस्तेमाल करिए, तब जाके वो आपको 20 डेसिबल का फर्क देगा। खास करके अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जब प्लेन चलने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अंदर ईयर प्लग भी लगाते हैं और ऊपर से ईयर मफ भी लगाते हैं, तब जाके उसका डेसिबल लेवल जो है वो उनको हियरिंग पे इफेक्ट नहीं करता है। अब वो परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते,
लेकिन जहां मशीनरी शॉप की बात आती है या मशीन एरिया की बात आती है, तो वहां पे आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप मशीन के अंदर गार्डिंग इस तरह से करें ताकि आवाज कम से कम आए। इसे हम लोग एकॉस्टिक गार्डिंग कहते हैं। एकॉस्टिक गार्डिंग अगर आप लोग करते हैं तो मशीन की आवाज कम हो जाएगी। इसे करना बड़ा आसान है। दो तरह से होती है, एक होती है इंटरनल लाइनिंग और एक होती है एक्सटर्नल लाइनिंग। वो दोनों तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपका नॉइज लेवल जो है वो घट जाता है। ये मशीन के ऊपर है ताकि आपको ये ईयर प्लग और ईयर मफ ना लगाने पड़े, लेकिन अब आपके ऊपर है। अब जैसे अगर आप केमिकल एरिया में काम कर रहे हैं तो कभी भी ईयर प्लग आप प्रेफर मत करिए, आप ईयर मफ्स प्रेफर करिए ताकि आपके पूरे ईयर लोब को वो ढके। तो केमिकल एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली ईयर मफ्स का इस्तेमाल होना चाहिए नॉइजी अगर एरिया है तो। इसके बाद में आता है फुट प्रोटेक्शन, मतलब पैरों का प्रोटेक्शन। अब पैरों के प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पैरों का प्रोटेक्शन कैसे कैसे होता है। बूट्स, जैसे स्टील टो वाले बूट्स आते हैं, अब तो पीवीसी टो वाले भी बूट्स आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके बाद में पंचर रेजिस्टेंट बूट्स आते हैं, उसके नीचे ना एक लोहे की प्लेट जैसी लगी होती है, तो वो अगर कोई कील वोईल अगर नीचे से आ जाए तो वो उससे आपको पंचर से बचाएगा। सो अलग अलग तरह के जूते आते हैं। सेफ्टी शूज, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। सेफ्टी शूज आज की तारीख में मार्केट में सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा जूता अवेलेबल है। आप मिड रेंज का जूता लीजिए जो कि कम से कम सही ढंग से चले। हमारे साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जूते की केयर नहीं करते, हम लोग अपनी पीपी की केयर नहीं करते हैं। तो आज के ये जो सेशन है इसके अंदर हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसकी टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फुटवेयर है, शूज हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो शूज जो है उसका इंपॉर्टेंस ये है, क्यों पहनना आपके लिए जरूरी है। देखिए, किसी भी फैसिलिटी में आप काम करें, चाहे वो केमिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो मैकेनिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वहां पे सेफ्टी शूज इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे क्योंकि सेफ्टी शूज आपको 3-4 चीजों से बचाते हैं। पहला, अगर स्लिपरी सरफेस होगा तो अगर आपके अच्छे जूते हैं तो वो स्लिप नहीं होंगे क्योंकि वो एंटी स्लिप होते हैं। दूसरा, वो एंटी शॉक होते हैं, मतलब अगर वहां पे बिजली का तार अगर है तो वो आपको करंट भी नहीं लगने देंगे, तो उससे भी बचाते हैं। तीसरा, ये एंटी स्टैटिक भी होते हैं, तो अगर आप घिस के चल रहे हैं या अगर आप नॉर्मल भी अगर चल रहे हैं तो नॉर्मल जूतों के अंदर क्या होता है, स्टैटिक पैदा होता है। इन जूतों के वजह से स्टैटिक भी पैदा नहीं होता। इस तरह के जूते आते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि जूते क्यों पहनने चाहिए। पहली चीज, वो आपको पैरों के ऊपर अगर आपके कुछ गिरेगा तो आप उसको प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, केमिकल एरिया है, गमबूट जैसा पहनिए, वहां पे आपको अगर पानी अगर ज्यादा भरा हुआ है तो वो आपको पैरों तक केमिकल वाला पानी नहीं पहुंचेगा, वो आपको उससे भी प्रोटेक्शन देगा। तीसरा, अगर आप ग्रास वाले एरिया में जा रहे हैं, जैसे हम लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे जाते हैं, तो वहां पे ग्रास कटिंग एक्टिविटी होती है या जंगल जैसी अगर एरिया है तो वहां पे सांप वगैरह का डर रहता है, तो बिच्छू कांटे कुछ भी है वो आपको पैर में नहीं लगेंगे, तो इसीलिए सेफ्टी शूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेफ्टी शूज के इंपॉर्टेंस इतने सारे हैं, ये आपको समझना चाहिए। आप सेफ्टी शूज जितना आप उसका ध्यान रखेंगे उतना ही वो आपका ध्यान रखेंगे, इसीलिए सेफ्टी शूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आता है बॉडी प्रोटेक्शन। अब बॉडी प्रोटेक्शन क्या है। बॉडी प्रोटेक्शन मतलब अलग अलग तरह की हाई विजिबिलिटी जैकेट्स, कवरऑल्स, फिर आगे जो एप्रन लगाते हैं, लाइफ जैकेट, केमिकल सूट, स्किन प्रोटेक्शन के लिए जो सूट बनाए जाते हैं वो, डॉक्टर का जो कोट आता है वो, ये सारी चीजें जो हैं ये आता है बॉडी प्रोटेक्शन के अंदर। बॉडी प्रोटेक्शन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी भी जगह पे अगर काम कर रहे हैं तो आपके हाथ, आपका फोरआर्म रीजन और आपका आगे का पोर्शन या आपके पैर तक का पोर्शन, ये सारी चीजें जो है ये एक्सपोज हो जाती हैं, या आपके कपड़े। तो अगर आप किसी केमिकल एरिया में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर अगर कुछ स्पिल होता है तो कपड़ा, अगर आपने नॉर्मल कपड़ा पहना है तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके लिए बनाए गए केमिकल सूट। या अगर आप किसी वेल्डिंग एरिया में काम कर रहे हैं और वेल्डिंग के स्पार्क अगर आपके ऊपर गिर रहे हैं तो वो कपड़े में छेद कर देंगे, तो इसीलिए एप्रन बनाया गया, कवरऑल्स बनाए गए,
ये इस तरह के अलग अलग चीजें बनाई गई। अब बॉडी प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली बात करूं, तो अगर आप जीन्स जैसा कपड़ा पहनते हैं तो वो होता है 8 कैलोरी का सूट। तो कोई कंफ्यूजन मत करिए, नॉर्मल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में तो आप जीन्स कपड़ा पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीन्स की शर्ट पैंट वो पहन सकते हैं, तो ये आपको अच्छा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन हम लोग अब मार्केट में 8 KL से लेके 40 KL तक के सूट अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें जो अवेलेबल हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूट्स जो हैं ये बॉडी प्रोटेक्शन में आते हैं, करेक्ट। इसके बाद आता है, अब इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बॉडी के ऊपर अगर कोई भी चीज गिरेगी तो उससे बचाने के लिए। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। अब रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के अवेलेबल है। जैसे फेस मास्क हो गया, हाफ फेस मास्क हो गया, उसके बाद में कैनिस्टर वाला मास्क हो गया, उसके बाद में डस्ट का पूरा मास्क हो गया, उसके बाद में ब्रीदिंग एपरेटस सेट हो गया। अब उसके अंदर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस SCBA भी आ गया। अब उसके बाद में पावर्ड एयर भी आ गया, PAPR भी आ गया, पावर एयर प्योरिफाइड एयर ब्रीदिंग एपरेटस PAPR। सो ये अलग 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 तरह के ब्रीदिंग एपरेटस दिए गए। वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अलग अलग एरिया। आप किसी भी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे फ्यूम्स हो सकती हैं, जहाँ पे डस्ट हो सकती है, जहाँ पे पाउडर उड़ता हो, जहाँ पे केमिकल की फ्यूम्स उड़ती हो, ऐसे एरिया के अंदर आपको मास्क लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये मास्क आपको किन चीजों से बचाता है? देखिए, कोई भी केमिकल अगर है, चाहे वो किसी भी तरह का केमिकल हो, वो अल्टीमेटली जाएगा आपकी सांस की नली में। सांस की नली में जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुंचेगा तो जरूरी नहीं है कि हर केमिकल जो है वो फेफड़ा फ्रेंडली हो, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो फेफड़ा फ्रेंडली नहीं होगा। तो आपको हमेशा मास्क लगा के रखना है। करंट सिचुएशन के अंदर भी, जैसे अगर आप किसी बीमारी से भी अगर जूझ रहे हैं, जैसे आप सर्दी खांसी से जूझ रहे हैं, तो भी आपको मास्क लगा के रखना चाहिए, ताकि आप सामने स्पिट ना करें या आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सामने ना जाए। अब मास्क के अलग अलग फायदे, तो मास्क का सबसे ज्यादा, और मास्क होना कौन सा चाहिए? मैंने लोगों को देखा है वो सादा कपड़े का मास्क लगा लेते हैं। सादा कपड़े का मास्क अगर आप लगाते हैं तो मास्क सही है नहीं है वो कैसे पता चलेगा? मास्क को उल्टा करिए, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिए। अगर मास्क के अंदर से सारा पानी अगर छन के बाहर आ रहा है तो वो क्या तो आपको प्रोटेक्शन दे रहा होगा और आप क्या कर रहे होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना आसान है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन कि ये चीज आपको सही मायने में प्रोटेक्शन देती है नहीं। घरेलू टेस्ट, सिंपल, मास्क लीजिए, उल्टा करिए, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिए, देखिए वो निकलता है कि नहीं निकलता है, धीरे धीरे निकल रहा है या तुरंत निकल गया, सारा निकल गया, क्या हुआ, रिटेन रहता है नहीं रहता है। अगर अच्छा मास्क होगा तो पानी रिटेन रहेगा अंदर ही, बाहर नहीं जाने देगा। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है मास्क को आजमाने का। इसके बाद में आता है फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन बेसिकली यूज होता है, जैसे आपकी फुल बॉडी हार्नेस है और फॉल प्रोटेक्शन के लिए आप रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर यूज करते हैं, जो कि आपको 1.5 फीट में लॉक कर देता है। हमारे यहाँ इंडिया में या हम लोग इन जनरल अगर हम लोग देखते हैं तो लोगों को देखते हैं फॉल प्रोटेक्शन, हार्नेस पहन ली और हो गया जी काम। लेकिन हार्नेस पहननी है, उसके मतलब क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है? देखिए, फायदा ये है कि अगर आप किसी भी हाइट पे काम कर रहे हैं, कम हाइट पे भी अगर काम कर रहे हैं, और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने आप को एंकर कहाँ करना है, तो गलत एंकर होने की वजह से आप झूल जाएंगे और आपको चोट लगेगी ही लगेगी। तो फॉल प्रोटेक्शन इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप उसको कैसे मेंटेन करें, किस तरह से आप फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। फॉल प्रोटेक्शन अपने ही एक अलग एक एलिमेंट है, जिसको पूरा डिटेल में अगर हम समझाएं तो उसके ऊपर ही एक पूरा एलिमेंट बन सकता है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है, बॉडी प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है, फुट प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है, हियरिंग प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है, हेड प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है, हैंड प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है, आई एंड फेस प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है। ये जितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं या जितनी चीजों के बारे में हमने बात करी, जैसे आई, हैंड, हेड, हियरिंग, फुट, बॉडी, रेस्पिरेटरी, फॉल, ये सारी चीजें जो हैं ये एक एक दिन का एक एक लेक्चर है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समय की सीमा है और समय का अभाव भी है, तो हम इसको बहुत जल्दी जल्दी बहुत क्रिस्प में ले रहे हैं। मैंने अभी तक जो इतना आपको बताया, ये हर चीज के प्रोटेक्शन, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में जानकारी दी कि ये इसके लिए इस्तेमाल में आती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसे प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे
हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इंस्पेक्शन करना है। तो अगर ये चीज सही है नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या ये इक्विपमेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या इस्तेमाल के लायक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट फॉर 1 breakage, 2 tear and 3 visible signs of stress and damage। ये इंग्लिश में था, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में ये है मेंटेनिंग पीपीई। अभी तक आपने देखा कि पीपीई कौन कौन सी होती हैं, अब उनको मेंटेन कैसे किया जाता है। तो पीपीई को अगर आपको मेंटेन करना है तो अगेन हम लोग वही सारी चीजें लेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए जैसे आई और फेस प्रोटेक्शन में टूटा तो नहीं है, वो फटा तो नहीं है, उसके अंदर वो सही ढंग से उसके ऊपर कोई स्ट्रेन तो नहीं आ गया, कट कुट तो नहीं गया है, तो ब्रेकेज है या नहीं है, या मतलब टूटा हुआ कहीं से तो नहीं है। कई बार हेलमेट का अरे सर थोड़ा सा ही टूट गया है, भाई वो थोड़ा सा अगर टूट गया ना तो इसका मतलब यह है कि वो आपको हेड प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं देगा, वो आपको हैंड प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं देगा अगर फट गया है तो। अब सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग एक जगह पे गए थे जहाँ पे रबर के ग्लव वो इस्तेमाल कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल का बंदा था, रबर के ग्लव के अंदर पंचर था। अब वो पंचर होने की वजह से सर वो तो एक ही पंचर था सर, कोई बात नहीं हवा निकल जाती है ना, लेकिन बेटा अगर हवा निकल जाती है ना तो आप ये समझ लीजिए आप लाइव वायर को जैसे ही टच करेंगे तो करंट भी निकल के आ जाएगा, करंट भी तो निकल जाएगा ना उसमें से। तो इसीलिए आपको हमेशा किसी भी पीपीई को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले उसे इंस्पेक्ट करना है। और आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चीजें उसे देखेंगे उसके अंदर, सबसे पहले कहीं वो टूटा तो नहीं है, ब्रेकेज तो नहीं है, कहीं से फटा तो नहीं है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजिबल साइंस ऑफ स्ट्रेस और डैमेज। विजिबल साइन मतलब झुर्री पे जैसा पड़ जाना, या क्रैक आ जाना, या फट जाना उसका, या कोई और तरह का डैमेज जो कि आपको स्पेसिफिकली दिखाई देगा। देखिए जैसे चश्मा है, वो उसका एक स्क्रू ढीला हो गया या स्क्रू निकल गया है तो वो प्रॉपरली फिट नहीं बैठेगा, या उसका गैस्केट जो है वो हार्ड हो गया है, जैसे जो गॉगल्स होते हैं केमिकल स्प्लैश वाले, उसका गैस्केट जो है वो हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से हम वो इस्तेमाल करना कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। तो पीपीई जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है, और उसे किस तरह से सावधानी पूर्वक रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीपीई को आप मेंटेन कैसे करेंगे। तो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी चीज ले लीजिए आप, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हो, चाहे वो हेड प्रोटेक्शन हो, हैंड प्रोटेक्शन हो, आई फेस प्रोटेक्शन हो, हियरिंग प्रोटेक्शन हो, किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हो, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये टूटा हुआ तो नहीं है, या कटा हुआ तो नहीं है, फटा हुआ या कटा हुआ तो नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर कहीं से दबाव तो नहीं पड़ा है, कहीं से खिंच कुछ तो नहीं गया है, कहीं से कुछ डैमेज जैसा तो नहीं हो गया। जरूरी नहीं हो कि चीजें टूट ही गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ वेयर एंड टेयर आ गए हो। तो ये पता हमको कैसे चलेगा, जब हम लोग इस्तेमाल करने से पूर्व उस चीज को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे। हमें हमेशा उस चीज को इस तरह से देखना है कि अरे यार मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से करने वाला हूँ और इस चीज से बचने के लिए करने वाला हूँ, तो क्या ये मुझे सही मायने में इस चीज से बचा सकता है, ये ध्यान में रखते हुए आपको इंस्पेक्शन करना है। जब आपका इंस्पेक्शन पूरा हो जाए तो इंस्पेक्शन होने के बाद में आप ये देखेंगे कि अब आप इसको मेंटेन कैसे करें। तो मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो देखते हैं, आइए। सो पीपीई को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पीपीई को आप रेगुलरली साफ करें। दूसरा आप ये देखिए कि रेगुलरली आपको उसको इंस्पेक्ट करना है। तीसरा आपको ये देखना है कि अगर उसकी हालत बुरी हो चुकी है, किसी भी तरह की पीपीई की अगर हालत बुरी हो चुकी है तो उसे रिप्लेसमेंट करवाना है। तीसरा बेसिक रिपेयर, जो छोटी मोटी रिपेयर होती है वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेजर है तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कराइए, तो रिपेयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्टिंग। हर इक्विपमेंट का अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग भी होता है। अब टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर इक्विपमेंट, हर पीपीई का एक टेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि ये अभी भी कार्यकुशलता इसकी बनी हुई है और इसे अभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसके लिए उसके टेस्ट हैं। वो टेस्ट किसको पता होते हैं? वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को पता होते हैं। जैसे स्पेसिफिकली हार्नेस के लिए टेस्टिंग होता है, फॉल प्रोटेक्शन के डिवाइस के लिए टेस्टिंग होता है, आर्क सूट के लिए टेस्टिंग होता है और फायर सूट के लिए टेस्टिंग होता है। ये सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ सेविंग, जैसे BA सेट है उसका टेस्टिंग होता है। तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि लाइफ सेविंग है, मास्क, फेस मास्क, कैनिस्टर वाला मास्क होगा या ब्रीथिंग एपरेटस है, SCBA सेट है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको टेस्टिंग करवानी पड़ती है और इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। सो ये हो गया हमारा पार्ट मेंटेनिंग का। मेंटेनिंग के अंदर हम लोग एक और जो पॉइंट देखेंगे, 3 बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर सिंपल मेंटेनेंस है तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इलैबोरेट या मेजर अगर मेंटेनेंस हो तो PPE को हमेशा मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना चाहिए या कॉम्पिटेंट एजेंसी को देना चाहिए। इसके बाद में कोई भी चीज जो कि डैमेज हो चुकी है, स्पेसिफिकली अगर PPE अगर डैमेज हो चुका है, जिस तरह से हमने एग्जांपल लिया कि हमारा अगर इलेक्ट्रिकल ग्लव है और अगर उसके अंदर पंचर है या एयर उसके अंदर जा रहा है तो उसे इमीडिएटली सर्विस से बाहर कर देना चाहिए। सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करिए और उसे रिप्लेस करवाइए, और कोई चारा आपके पास इसके अंदर है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर अगर एक बार अगर डैमेज हो गई तो वो रिपेयरेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं कि थूक पट्टी लगा के उसको रिपेयर करके इस्तेमाल कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक PPE के साथ में मैन्युफैक्चरर के कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं। अगर स्टैंडर्ड PPE अगर आप यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हैंड ग्लव्स, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आप देखिए ड्रम हैंडलिंग या पंपिंग या फेस शील्ड्स या आई प्रोटेक्शंस, ये सब चीज़ों के स्पेसिफिक ऑथराइज्ड टेस्टिंग्स होती हैं, तो वो प्रॉपरली उन्हें करना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन है या रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर्स हैं, तो इन सब चीज़ों का गियर बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, उसे टेस्ट करके देखिए कि ये लॉक होगा भी या नहीं होगा। हम लोगों ने कई बार देखा है कि उसकी जो रोप होती है वो टेयर हो गई है बीच में से, लेकिन हम लोग फिर भी फॉल प्रोटेक्शन को सर्विस में चला रहे हैं। जहां तक हो सके कोशिश करिए कि रेस्ट्रेंट को यूज करिए रादर देन यूजिंग डिपेंडिंग ऑन हार्नेस। रेस्ट्रेंट बेल्ट्स काम में इसलिए आती हैं कि वो आपको कम दूरी पे या कम बहुत जल्दी आपको लॉक कर लेती हैं। सो इसीलिए रेस्ट्रेंट बेल्ट का इस्तेमाल करिए। अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज। सो PPE का स्टोरेज बेसिकली कैसा होना चाहिए? सी बेसिकली किसी भी तरह की PPE जो है उसको प्रॉपरली स्टोर करना बहुत जरूरी है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कंपनी ने प्रोवाइड किया है, मुफ्त में प्रोवाइड किया है और हमने उसको कहीं पे भी आड़े धर रख दिया और हमने ऐसे ही छोड़ के चले गए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रोटेक्शन है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि प्रोटेक्शन का पर्पस क्या है। PPE का पर्पस ये है कि वो आपको सुरक्षित रखता है पर्सनली, सो इसीलिए उसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो हमेशा आपको ये इंश्योर करना है कि आप PPE को जब आप सर्विस में नहीं है तो उसे प्रॉपर जगह पे या साफ सुथरी जगह पे उसे स्टोर करें। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है, जैसे केमिकल के ग्लव्स हैं या सेफ्टी हेलमेट्स हैं, ये सब आप ऐसे ही पटक देते हैं, उल्टा सीधा कहीं पे भी पटक दिया, उसके अंदर केमिकल हो गया, गिर गया, स्पिल हो गया, पेंट आ गया उसके ऊपर। लेकिन ये सब चीजें जो हैं इसे हमें साफ करके रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ भी अगर आपके PPE के साथ में हुआ है, स्पेसिफिकली हेलमेट या हार्नेस वगैरह, तो उसे साफ करके रखना है और उसे कभी भी धूप में नहीं सुखाना है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हार्नेस आपकी गीली हो जाती है और वो आप धूप में सुखाने रख देते हो। अगर वो आपने धूप में छोड़ दी तो उसकी जो वेबिंग होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो हार्नेस है उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो घट जाता है, या हार्नेस का जो मूल जो स्ट्रेंथ होना चाहिए जो आपको बचाने के लिए उसको चाहिए वो कमजोर पड़ जाता है। तो हमेशा उसे छाया में सुखाइए, शेडो में सुखाइए और ये इंश्योर करिए कि वो प्रॉपरली क्लीन हो, साफ हो। उसे ब्रश से आप साफ कर सकते हैं और मतलब अगर कुछ ऐसा लग गया है तो उसे प्रॉपरली आप साफ कर सकते हैं। सेम गोज फॉर हेलमेट, सेम चीज ग्लव्स में भी लागू होती है। केमिकल के ग्लव्स हैं, आप साफ करके रखिए लेकिन छाया में सुखाइए, कभी भी उसको धूप में मत सुखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है स्टोरेज आप कहाँ कर रहे हैं।
हम लोगों ने देखा है कि पीपी स्टोर कहाँ करिए भाई, पाउडर वाले एरिया में। अरे भैया, अगर आपने पाउडर वाले एरिया में स्टोर करी है तो जब पहनोगे तो उसके वो तो जिस चीज से आपको बचाने के लिए वो चीज बनाई गई है वो तो उसके अंदर कंटामिनेशन ऑलरेडी हो गया होगा, तो उसका क्या मतलब है। तो उसे स्टोर कहाँ करना है, उसे ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहाँ पे उसके अंदर कंटामिनेशन ना आए, जहाँ पे वो आपको उसके अंदर जब आप दोबारा यूज में लें तो आपको वो जो जिस तरह के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है वो आपको प्रोटेक्शन दे। सिमिलरली जैसे हेलमेट्स वगैरह होते हैं, तो हेलमेट यूजुअली लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पटक देते हैं, जमीन पे पटक देते हैं। दिस इज वेरी बैड। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हेलमेट को प्रॉपरली टांग के जाएं, और चिन स्ट्रैप जो होता है उसे खोल दीजिए, मतलब पूरी तरह से उसे लूज कर दीजिए, उसके बाद हेलमेट को टांगिए। और टांगने के लिए स्पेसिफिकली हैंगर्स उसके आते हैं, उसके ऊपर टांगिए या प्रॉपर गियर बनवाइए उसके अंदर, ऐसा नहीं कि पट्टे पे ही टांग दिया। करेक्ट। सो ये बेसिकली स्टोरेज के बारे में जानकारी थी। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट की। हर फैसिलिटी के अंदर ये एक मैन्युफैक्चरर या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लोगों को पीपीई का जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करवाए, और एक उसके रिप्लेसमेंट का भी प्रोग्राम जो है वो हर एक कंपनी के पास में होना चाहिए कि पीपीई को भाई रिप्लेस करना है तो वो कैसे करेगा। तो वो जानकारी भी लोगों के पास होनी चाहिए कि भाई हाँ चलो ठीक है, ये आपका पीपीई था, अब आपको इसको रिप्लेस करना है, तो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करिए और इसको रिप्लेस करवाइए। इसके साथ साथ में जब आप कोई भी टास्क कर रहे हैं और उस समय में अगर आपका पीपीई डैमेज हो गया, जैसे अगर आप स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या आप हाइट वर्क कर रहे हैं या आप वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपके पास में प्रॉपर पीपीई नहीं है तो आप अगर काम रुक सकता है तो काम रोक दीजिए, अगर वो डिले हो सकता है तो डिले कर दीजिए, लेकिन बिना पीपीई के आप काम नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। इसी वजह से फैसिलिटी के अंदर ये सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए कि जिस पीपीई के बगैर ये काम नहीं हो सकता है वो स्पेयर में भी आपके पास में होनी चाहिए। अब ये एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करनी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके लिए या मुझे ये पीपीईज की जो जरूरत रेगुलर पड़ने वाली है, तो वो रेगुलर और स्पेशल केस वाली पीपीईज जो है उसको अलग अलग करिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद में हम लोग फाइनली आते हैं ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉई रिगार्डिंग पीपीई। आपके ड्यूटीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो ड्यूटी है आपका वो ये है, पीपीई मस्ट बी worn एंड यूज इन अकॉर्डेंस टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हों उसके हिसाब से आपको पीपीई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि एम्प्लॉई जो है must take all responsible steps to ensure that PPE is returned to proper storage after it has been used, unless the employee may have PPE away from work, example footwear or clothing. एम्प्लॉई को आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई पीपीईज हैं उन्हें जमा करवाएं और उसे प्रॉपर जगह पे स्टोरेज करवाएं। अगर ये नहीं होता है, कुछ कई चीजों में नहीं होता है, जैसे आपके जूते हैं या कपड़े हैं, इसके अलावा बाकी जैसे फॉल प्रोटेक्शन हार्नेस है, ये सब चीजें जो है, तो ये प्रॉपर स्टोरेज की उसकी जगह कंपनी के अंदर फिक्स होनी चाहिए और वो वहीं स्टोर करनी चाहिए, ताकि एक आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, दूसरा वो प्रॉपरली स्टोर हो, तीसरा वो सही ढंग से रखी जाए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है पीपीई मस्ट बी एग्जामिन्ड बिफोर एवरी यूज। पीपीई का इस्तेमाल जो है, चाहे वो कोई भी पीपीई हो, चाहे वो हेलमेट हो, शू हो, ग्लव हो, मास्क हो, किसी भी तरह की डिवाइस हो, उसे इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शन अनिवार्य है। कई लोगों का हमने देखा है चिन स्ट्रैप टूटा हुआ है, हेलमेट आधा टेढ़ा है, ग्लव आधा फटा हुआ है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिफोर एवरी यूज इट इज टू बी इंस्पेक्टेड। इसके बाद आता है any loss or obvious defect must be immediately reported to their supervisor and
एम्प्लॉई। तो ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी तरह का अगर आपको डिफेक्ट पीपीई के अंदर नजर आया है तो इमीडिएटली सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करिए या कंपनी में बताइए, आपके सीनियर्स को बताइए, ताकि इस चीज को एस्केलेट करके ये बताया जा सके कि भाई अगर ये मेरे यहाँ से इशू की हुई पीपीई है तो ये पीपीई के अंदर डिफेक्ट है, इसे आप रिप्लेस करवाएं। सो दैट इज ऑल्सो टेकन हेल्दीली। करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीपीई को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से क्या करेंगे। करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉय मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ any PPE provided to them and not carry out any maintenance unless trained and authorized. So basically बिना ऑथराइजेशन के, बिना ट्रेनिंग के कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर आप पीपीई के बारे में बात करते हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर उस काम की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे पीपीई लगेगी तो बिना पीपीई के काम नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, पीपीई एंड इट्स यूज, स्टोरेज, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने बात की है। आगे भी हम लोग इस तरह से वीडियो और अपलोड करते रहेंगे ऑन डिमांड, और आप लोग सवाल हमें भेजते रहिए। वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।